चलिए, और थायराइड ग्लैंड के दो सिक्रीशंस हम लोग जाने, एक था थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन दो तरह का, T3 एंड T4। अब दूसरे हार्मोन की ओर चले, ये है कैल्सिटोनिन। इसको पॉपुलरली थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। और नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ इसको कैल्शियम से लेना देना है, ठीक है। ये करता क्या है, फंक्शन इसका, विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल, फंक्शन है इट बैलेंसेस कैल्शियम आयन बिटवीन द ब्लड एंड बोन। ब्लड और बोन के बीच में कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है। और वो कैसे, इसका काम है बोन में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना, यानी कैल्शियम स्टोरेज कराता है बोन में। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कैल्शियम का स्टोर हाउस बॉडी में कौन है, बोन। तो कैल्शियम को बोन में स्टोर कराने के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम आयंस, लिखते भी चलिएगा, इन द बोन। और जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे उस समय बोन के बारे में चर्चा किए थे। बोन को कैसा कनेक्टिव टिश्यू बोले थे, कुछ याद है? ये तो कह दीजिएगा कि ये क्या कहते हैं, स्केलेटल टिश्यू है, दैट इज ट्रू। और किनके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? प्राइमरीली हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को तीन पार्ट में बांटे हैं, लूज, डेंस, इरेगुलर। डेंस, रेगुलर, ये हो गया डेंस का दो टाइप, और एक है फ्लूइड, है ना, तीन पार्ट में बांटा हुआ है, लूज, डेंस एंड फ्लूइड। डेंस में फिर दो पार्ट था, डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर। ये किस में आएगा? ये डेंस इरेगुलर में आएगा। डेंस रेगुलर में कौन आ जाएंगे? डेंस रेगुलर में कौन आएगा फिर? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ा सा उल्टा हो गया, जो डेंस इरेगुलर है उसमें आएगा व्हाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस, और डेंस रेगुलर में आएगा बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। खैर, बहुत हद तक इतना आप रिकॉल कर लिए, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। चलिए, तो इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम आयन इन द बोन। मतलब लॉजिक क्या था ये पूछने का कि बोन पढ़ाते समय हम लोग दो तरह के सेल्स के बारे में पढ़े थे, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, बताए थे। तो ऑस्टियोब्लास्ट वैसे सेल्स हैं जो बोन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इसका मतलब है कैल्सिटोनिन विल एक्टिवेट द ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स टू फॉर्म बोन्स, यानी कैल्सिनेशन के लिए ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स को या ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को ये एक्टिवेट करेगा। दस इट एक्टिवेट्स osteoblast cells to deposit calcium in the bone, ठीक है। देखिए, हार्मोन्स के जो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, लिखते भी रहिएगा, है ना, रुकिएगा। तो हार्मोन का जो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें आपको दो पेयर ऐसे हार्मोन्स मिलेंगे जो एक दूसरे का उल्टा काम करता है, जस्ट अपोजिट। इन्हें कहते हैं एंटागोनिस्टिक इन एक्शन।
ये एंटागोनिस्टिक वर्ड एक जगह और यूज हुआ है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही, याद है कहीं? एनसीईआरटी बुक स्पेशली मेंशन किया है, एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन, याद आता है कहीं? देखिए भाई, पहले ही से बता के चले, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब तक तो ट्रेंड यही दिखा रहा है कि वो सेंटेंस में से क्वेश्चन बना कर देता है, अगर नहीं भी दिया तो उनके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन वर्ड्स का मीनिंग अगर समझे रहेंगे तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे का उल्टा काम करने वाला, और ये हम लोग को मिला था इंटरकोस्टल मसल्स, कहाँ पे? रिब्स के साथ जुड़े होते हैं, और थोरैसिक ब्रीदिंग में, जहां एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया होगा। तो थायराइड ग्लैंड के बाद अगले ग्लैंड की ओर चलें, ये है पैरा थायराइड ग्लैंड, और ये होते हैं 4 इन नंबर। ह्यूमन बॉडी में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स मिलते हैं। थायराइड ग्लैंड का लोकेशन बता दीजिएगा तुरंत। नेक में हमारे वोकल कॉर्ड के दोनों तरफ एक एक थायराइड ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड हैं, और प्रत्येक थायराइड ग्लैंड पे 2-2 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। ठीक है, सो दे आर अटैच्ड with the thyroid gland on each side of the vocal cord. वोकल कॉर्ड के दोनों साइड पे एक एक थायराइड ग्लैंड है, और प्रत्येक पर 2-2 पैराथायराइड ग्लैंड उपस्थित होते हैं। दे आर, यही ब्रैकेट में 2 इन नंबर कर दीजिए, 2 इन नंबर, हाईलाइटेड रहेगा। ये 2 की संख्या में होते हैं एक साइड के थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, खास बात, इट्स सिक्रीशन is called पैराथ्रोमोन, और इसी को कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन को थायरोक्सिन, पैराथायरॉयड ग्लैंड के सिक्रेशन को पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथ्रोमोन। और जिस बात के बारे में अभी चर्चा किए कि एंटागोनिस्टिक होते हैं, ये हार्मोन कैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक है, उल्टा काम करता है। और इसमें भी देखिएगा, एनसीईआरटी बुक लिखता है कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कैल्शियम बैलेंस बिटवीन द बोन एंड द ब्लड। ये दोनों पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों मिलकर कैल्शियम आयन का बॉडी में बैलेंस करते हैं ब्लड और बोन के बीच। इट ऑल्सो बैलेंसेस कैल्शियम आयन बिटवीन बोन एंड ब्लड। यहां तो आप बोल दिए कि ये कैल्सिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम बोन में एब्जॉर्ब कराने के लिए, और ये कैल्शियम को बोन में से डिसॉल्व भी कराता है। एक्चुअली है क्या, इसमें बोन से डिसॉल्व करा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है इट मेंटेन्स ए प्रॉपर कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। इसको ब्लड में एक प्रॉपर कैल्शियम लेवल मेंटेन करना है, दैट इज इट। अब इसके लिए वो किसी भी सोर्स पे किसी भी हद तक जा सकता है, इसका काम ये है। ठीक है,
कई बार ये सवाल होता है, तो सर ऐसा है कि बोन में से ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन होना ज्यादा जरूरी है, अगर बोन कमजोर हो जाएगा तो हड्डी टूट जाएगा। तो कहता है अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई तो हम लोग डिजीज पढ़े, टिटेनी पढ़े, उसमें क्या लिखा था, कैल्शियम डिफिशियंसी से मसल ट्विच होगा, अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर बोन थोड़ी देर के लिए कैल्सिनेट न होकर डिकैल्सिनेट हो जाए, स्टिल ह्यूमन विल सर्वाइव। लेकिन अगर टिटेनी हो गया लॉन्गर ड्यूरेशन तक, मेजर सेटबैक हो सकता है और फेलियर टू लाइफ भी हो सकता है। ऐसा कई बार होता है, अगर टिटेनी नहीं कंट्रोल हुआ, जैसे ऐसे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है बट बड़ा पेनफुल होता है। जिन लोगों को हुआ है उनको पता होगा, है ना, ऐसे बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग यंग एज में या अपने फूडिंग हैबिट के गड़बड़ी के कारण अचानक से सोते रहते हैं, उठ के देखेंगे उनको महसूस होता है पैर जैसे अजीब तरीके से अकड़ रहा है। ऐसा बहुत लोगों को होता है, क्रैम्प होने लगता है अननेसेसरी। कई बार लगता है कि हम बहुत थक गए ना, इसीलिए मसल क्रैम्प हो रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। आज बहुत चले हैं, बहुत धूप में गए, इसीलिए मसल क्रैम्प हुआ है। दैट इज नॉट द थिंग एक्चुअली। तो वो कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण ऐसा होता है। एंड वो कितना पेनफुल होता है वो आप सोच सकते हैं। अगर ये पूरे बॉडी के स्केलेटल मसल में एक साथ अटैक करे तो can you imagine what will be the condition? So from here you can explain why maintenance of proper calcium level in blood is more essential than the bone for the time being. दूसरी चीज, ये कैल्शियम आयन और एक काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो देखें मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है बताए थे, टी ट्यूब्यूल तक जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इंफॉर्मेशन आता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर निकलता है। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो वो जो सार्कोमेयर है, कॉन्ट्रैक्शन यूनिट, दे वोंट परफॉर्म प्रॉपर्ली, मसल कॉन्ट्रैक्शन फेलियर होगा। और आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाते समय अभी थोड़ी दिन पहले, 2-3 दिन पहले लास्ट हम किए हैं, वहां आपको बताया एसिटाइल कोलिन कैसे काम करता है, हाउ इट कम्स आउटसाइड। तो अब सोचिए, अगर कैल्शियम की कमी होगी, देन एसिटाइल कोलिन वुड नॉट बी ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द प्री-सिनेप्टिक वेसिकल इनटू द क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे आना नहीं चाहेंगे। अगर वो कम आएंगे तो एसिटाइल कोलिन कम रिलीज होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल कम जाएगा, तो नेचुरली क्या होगा, वीकनेस इन द बॉडी होगा। So there are multiple errors that would occur if the calcium concentration in blood is not maintained properly. So due to those reasons, it is more important to maintain proper calcium level in blood than in the other places. तो ये इसी चीज की आवश्यकता को समझते हुए कैल्शियम का प्रॉपर लेवल ब्लड में मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिसका प्राइमरी टारगेट रहता है जो भी डायटरी कैल्शियम है उसको लेकर ब्लड में मेंटेन करें। डायटरी कैल्शियम मतलब जो हम खाना खाने में जो कैल्शियम आयन ले रहे हैं, है ना, मिल्क के सहारे या ऐसा कोई कैल्शियम बेस्ड प्रोडक्ट, कर्ड, है ना, ये हुआ, या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी अगर हम लोग खा रहे हैं, उसमें भी आप जानते हैं कैल्शियम पेक्टिनेट होता है कहाँ पर, पेक्टेट, सेल वॉल पे। तो अगर प्लांट सेल्स यानी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो कैल्शियम मिलता है, एकदम डेफिसिट होगा ऐसा नहीं होगा। तो जैसे ही डाइट से कैल्शियम हम लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कराकर ब्लड में लाने की जिम्मेदारी इसकी। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, ये प्राइमरी टारगेट हो गया। अगर डायटरी कैल्शियम डेफिसिट है, अगर हमारे भोजन में कैल्शियम की कमी है, तो सेकेंड ऑप्शन इसके पास क्या रहता है, डिसॉल्व द बोन, बोन में से निकाल कर ले आइए, then only it targets the bone, otherwise it is not the primary target of it कि बोन को डिकैल्सिनेट करो। ओके, अगले पेज में जाएं।
its action is to maintain proper calcium level in the blood. For this, it reinforces absorption of calcium ions from intestine to the blood. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इफ dietary calcium is not appropriate, then it term है desorbs. SORBS. desorb मतलब reverse of absorption. एब्जॉर्प्शन का उल्टा डिसॉल्व, यानी डाइल्यूट हो जाना, डिसॉल्व हो जाना, सीधी सी बात है. तो इफ डाइटरी कैल्शियम इज नॉट अप्रोप्रिएट, देन इट डिसॉल्व्स द कैल्शियम फ्रॉम बोन टू कम इट इनटू ब्लड. तब जाके ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा. और ये चीज फिर से बता दें, अभी थोड़ी देर पहले बताए ना, बोन सेल्स दो तरह के हम बताए, एक है ऑस्टियोब्लास्ट, एक बताए ऑस्टियोक्लास्ट. क्लास्ट वाले सेल्स जो हैं वो बोन को डिसॉल्व करते हैं और कैल्शियम उसमें से निकाल देते हैं. तो ये कैसे सेल को ट्रिगर करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स. ठीक है. फॉर दिस, इस कारण, इस पर्पस के लिए, बोन को डिसॉल्व करने के लिए, फॉर दिस पर्पस पैराथ्रोमोन, बार बार ईट करते करते पैराथ्रोमोन है ये, भूल न जाए, इसीलिए एक बार लिखे. फॉर दिस पर्पस पैराथ्रोमोन ट्रिगर्स या एक्टिवेट्स osteoclast cells to dissolve calcium from bone. और यहीं से जुड़ी हुई एक बात आपको बताएंगे, यहाँ लिख लीजिए, फिर समझ लीजिएगा, तब आगे बढ़े. तो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं. नोट कर लीजिए. डिस्कस करना था वो था, आप स्केलेटल सिस्टम में एक डिजीज देखे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना. और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में वहां पर हम ये कहकर निकले कि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ओल्ड एज इश्यूज हैं. और ये क्या बोले थे कि ओल्ड एज में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बॉडी पार्ट्स कमजोर होते हैं, इसलिए हड्डी भी कमजोर हो रहा है, इस वजह से ऐसा होता है. पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस होता क्या है, जैसे जैसे हमारा एजिंग होता है, हमारा डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी, डाइजेशन कैपेसिटी भी घटता है. तो जब डाइजेशन कैपेसिटी घटेगा, डाइटरी कैल्शियम ऑन एन एवरेज, हम सबों के बारे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज ये देखा जाता है, डाइटरी कैल्शियम घट जाता है. यानी डाइट में कैल्शियम का जो सोर्स है वो घट जाता है. तो अगर डाइट में कैल्शियम का सोर्स कम होगा तो आप देख लीजिए क्या होने वाला है, खुद यहां से पता चल जाएगा. पैराथ्रोमोन क्या करेगा, उसको तो ब्लड में कैल्शियम का नॉर्मल लेवल मेंटेन करना है. तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, अदर देन द बोन, दैट इज व्हाई इट विल डिसॉल्व द बोन. और यही कारण है जो अपने खान पान का ठीक ध्यान नहीं रख पाते, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर है, एजिंग के साथ उनका क्या होगा, हड्डियां कमजोर होती जाएंगी एंड ऑस्टियोपोरोसिस में हैपन.
पर अदर रीजंस में आप वहां देखे हैं जो बॉडी में एंड्रोजेंस हैं उनकी डिफिशियंसी अगर होने लगती है पर्टिकुलर कंडीशन में, वो भी मिनरलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एंड्रोजन में कमी आएगी तो भी बोन डिसॉर्प्शन बढ़ता है, उसमें कैल्सिनेशन ही कम हो जाए। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज अबाउट पैराथायराइड हार्मोन। अब आते हैं थाइमस। वो छोटा सा ग्लैंड है, इसकी खास बात क्या है? इट इज हाइपर एक्टिव ड्यूरिंग young age and starts to shrink. Starts to shrink and virtually becomes least, बहुत कम, least functional by the age 19 onwards. यानी पूरी तरह से जब बॉडी मैच्योर कर जाता है, एडल्टहुड आ जाता है एट द एज ऑफ 18, बाय द ईयर 19 ये श्रिंक करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये बहुत ही छोटा सिकुड़ कर रह जाता है। तो नेचुरली ये थाइमस सिकुड़ जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो इसका जो बायोमास है, इसका जो सेल का वेट है, सेल वेट भी कम होगा, नंबर ऑफ सेल्स घटेंगे, तभी तो श्रिंक कर रहा है कोई ऑर्गन। जो श्रिंक कर जाता है और क्या होता है, जो फंक्शन ये कर रहा होता है वो फंक्शन नेग्लिजिबल करता है। और फंक्शन है क्या, हम लोग एंडोक्राइन पार्ट इसका पढ़ रहे हैं। तो थाइमस एक हार्मोन रिलीज करता है और उसका नाम है थाइमोसिन। ठीक है, इट सिक्रेट्स ए हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन। अब इस थाइमोसिन का काम क्या है? इट एक्ट्स ऑन lymphocytes. इसका मतलब इट हैज टू डू समथिंग विथ आवर इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट में एक टाइप है टी लिम्फोसाइट और एक टाइप है बी लिम्फोसाइट। ये तो हम लोग ब्लड पढ़ते समय देख भी चुके हैं। एक है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का फंक्शन बता सकते हैं? जो कनेक्टिव टिश्यू में प्लाज्मा सेल बना हुआ रहता है, बताए थे ना, व्हील कार्ट सेल की तरह दिखता है, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसकी तरह ऑलमोस्ट। व्हील कार्ट सेल इसीलिए कहा जाता है प्लाज्मा सेल को। वही है बी लिम्फोसाइट। याद है बी लिम्फोसाइट का काम? इट हैज टू डू समथिंग विद द ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब तो बता दीजिएगा। अरे ब्लड में, प्लाज्मा में 3 मेन प्रोटीन बताए थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड तीसरा, इतना जल्दी से भूल गए, फिब्रिनोजेन सॉल्युबल फॉर्म में। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन जो क्लॉटिंग प्रोटीन है, बाद में जब ट्रिगर होगा तो क्लॉट बनाएगा। ग्लोबुलिन से कुछ लेना देना है इसको, अब तो बता दीजिएगा। Immunoglobulin is other name of antibody and is produced by B lymphocytes. जो जानते हैं बोलना चाहिए ना, ऐसे तो हमारे ऊपर तो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, हम बताते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान। हाउ कम?
तो बी लिम्फोसाइट, इसका सिक्रेशन क्या होगा? एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो थाइमोसिन बी लिम्फोसाइट को मदद करता है, हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। और टी लिम्फोसाइट ये क्या काम करता है? ये सेल है, वो भी सेल है, पर ये एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है ब्लड में, वो एक्शन करता है। तो ब्लड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो, पर ये सेल डायरेक्ट एक्शन करता है। इट डजंट टेक हेल्प ऑफ एनी मॉलिक्यूल टू क्रश और पेरिश द एप्रोप्रिएट सेल। अभी किन सेल्स को डैमेज करेगा? टी लिम्फोसाइट। अरे आप लोग पढ़ते बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है। बी लिम्फोसाइट सिक्रीट्स एंटीबॉडीज thymosin helps in AB stands for antibody production। एंटीबॉडी प्रोडक्शन में बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट kills self cells which are either virus infected or gone abnormal। अगर बॉडी के अपने सेल्स जो एबनॉर्मल हो गए या जिन पे वायरस ने अटैक कर दिया है, ऐसे सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। और थाइमोसिन क्या करेगा? थाइमोसिन हेल्प्स इन दिस फंक्शन। तो ये एंटीबॉडीज, नए प्रकार के एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प करता है और उसको सपोर्ट करता है ताकि बॉडी के नॉर्मल सेल्स को पहचान सके, एबनॉर्मल सेल्स का डिस्ट्रक्शन कर सके। So thymosin has to do with our immunity, right? नोट कीजिए यहां तक। तीनों टेंस में जिसका बैलेंस नहीं है उसका बैलेंस डिसबैलेंस है। क्या नहीं होता? प्रेजेंट में ही कॉपी है ना, कॉपी का हर चीज याद होना चाहिए ना। हो गया? थाइमोसिन के बाद, थाइमस ग्लैंड के बाद अब हम लोग और नीचे आएंगे, पैंक्रियास। पैंक्रियास, थायराइड तो हो गया, एकदम सीक्वेंशियली चल रहे हैं। पैंक्रियास, इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। पैंक्रियास का स्पेशलिटी है ये डुअल पर्पस ग्लैंड है, यानी ये एंजाइम भी रिलीज करता है और एंजाइम रिलीज करने के लिए ये क्या करता है? ट्यूब्स का इस्तेमाल करता है, डक्ट्स का। ठीक है? और डक्ट वाले ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड की खासियत क्या है? साइट ऑफ एक्शन तक अपने डिस्चार्ज को पहुंचा कर आते हैं, है ना, ऐसे ही बीच में छोड़ नहीं देते। जहां पे साइट ऑफ एक्शन है वहां तक उसको पहुंचा कर आते हैं। तो वो एक्सोक्राइन एक्टिविटी हो गया। और एंडोक्राइन एक्टिविटी है, ये बोलता है कि हम अपने सिक्रेशन को ब्लड में भेजेंगे और ब्लड इज द ट्रांसपोर्टर, वो पहुंचाएगा एप्रोप्रिएट लोकेशन तक। ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। So this is how both the glands are working. Pancreas is the only gland that does dual purpose. It has exocrine gland property as well as endocrine gland property. ठीक है? तो pancreas, it is a bifunctional gland.
it is exocrine as well as endocrine gland. Exocrine gland delivers content with a duct to the site of action. It यानी pancreas does it, ये करता है ये काम by pancreatic duct. The exocrine secretion of pancreas are a range of enzymes. चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया है इसलिए उन एंजाइम्स को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, पर इतना बताकर छोड़ देते हैं कि ये डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं उन एंजाइम्स को डक्ट के द्वारा डाइजेशन का साइट जो ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, वहां तक पहुंचाकर आता है. दिस इज इट्स एक्सोक्राइन एक्टिविटी. नाउ द एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट. It is called for pancreas as islets, is silent रहेगा, islets of Langerhans. Islets of Langerhans. It constitutes nearly 2% of the cells of pancreas. पैंक्रियास के लगभग 2% सेल एंडोक्राइन एक्शन करते हैं, बाकी 98% सेल्स एक्सोक्राइन एक्शन करते हैं. ठीक है, अब इन्हें हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं. तो बुक तो ऐसे 2 ही पार्ट लिखता है पर 3 तरह के होते हैं. दीज आर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स. ठीक है, ये एक्स्ट्रा है पर याद रखिएगा, कभी पूछ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, जानकारी रहेगी. सो देयर आर 3 sorts of cells that constitute the pancreasis islets of Langerhans. ठीक है, 3 तरह के सेल्स मिलकर इसे बनाते हैं. अब लगे हाथ यहीं पर देख लें, अल्फा सेल्स का सिक्रेशन क्या है. इस तरफ का हो चुका, हाँ, ISLETS, इसको आइलेट्स पढ़ेंगे, आइलेट्स, एस साइलेंट रहेगा, आइलेट्स. अल्फा सेल secretion called glucagon. Beta cells secretion called insulin. और डेल्टा सेल्स again the secretion is somatostatin. ये भी यहां से निकलता है.
मतलब ग्रोथ हार्मोन के हाथ धो के पीछे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा हुआ रहता है, लंबा होने ही नहीं देना। अब इतना क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ रहता है? रीजन क्या है? हाथ पांव लंबा होता चला गया, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बढ़ नहीं पाया, अकॉर्डिंगली अगर ये ऑर्गन्स उनके सपोर्ट पे उतना नहीं बढ़ पाए, तो फिर डिलीवरी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैसे करेगा? है ना? जो आप लोग सेल डिवीजन के समय, पुरानी बातें हैं, फिर आप लोग तो भूल ही जाएंगे, बड़े लोग हैं, फिर भी बोलना पड़ता है। व्हाई डू द सेल्स डिवाइड? फिर से बोलिए ना। व्हाई डू द सेल्स डिवाइड? सेल क्यों डिवाइड करता है, खासकर यूकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक का तो है, रीजन है, यूकैरियोटिक सेल क्यों डिवाइड करता है? इस पहले क्लास में समझाए हैं सेल डिवीजन के, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े हैं। वाह रे वाह, बिल्कुल नहीं भुला गए हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा समझाए थे। सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम रेशियो बिगड़ जाता है, या न्यूक्लियोप्लाज्म बाई साइटोप्लाज्म रेशियो बिगड़ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए सेल डिवाइड कर जाता है, ताकि न्यूक्लियस का फिर से कंट्रोल रह सके। द सेम थिंग विल हैपन अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हो गया, पर न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए रास्ता नहीं बना, तो इसीलिए उसको रोकता है। दिस इज द प्राइमरी रीजन। न्यूक्लियस अपना साइज नहीं बढ़ाता, जितना बड़ा है उतना ही रह जाएगा, साइटोप्लाज्म भारी हो जाता है, और इफेक्टिवली सेल के साइटोप्लाज्म कंपैरिजन में न्यूक्लियस छोटा नजर आता है, तो उसको उतने बड़े साइटोप्लाज्म कैसे कंट्रोल करेगा? इसीलिए वो डिवाइड करके फिर से अपना रुतबा वापस करता है। दिस इज द रीजन वाई द सेल्स डिवाइड। साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी, नहीं कंसंट्रेट कीजिएगा तो यही सब होगा। हो चुका, आगे बढ़े। हम इसको पॉज किए हैं क्या? खैर, तो ये तीन पार्ट में ये डिवाइडेड है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, और तीन तरह के हार्मोन्स यहां देख रहे हैं, एक है ग्लूकागॉन, एक है इंसुलिन, और एक है सिक्रेटिन, ये सोमैटोस्टैटिन। अब देखिए, आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हार्मोन सिस्टम में आपको एंटागोनिस्टिक नेचर वाले दो पेयर मिलेंगे। एक पेयर मिला पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, एक दूसरे के ऑपोजिट में काम कर रहे हैं। कैल्सिटोनिन का काम क्या था? बोन में कैल्सिनेशन कराना, और पैराथ्रोमोन का डिकैल्सिनेशन, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई डाइट में तो। यहां, या आप ऐसे कर सकते हैं कि वो बोन में कैल्शियम मेंटेन करता है कैल्सिटोनिन, और ये ब्लड में यानी पैराथ्रोमोन ब्लड में कैल्शियम मेंटेन करता है, दोनों एक दूसरे के एंटी काम कर रहे हैं। यहां उसी तरीके से देखिएगा, एक रिलेशनशिप मिलेगा आपको ग्लूकागॉन और इंसुलिन के बीच में, ठीक है? पहले इंसुलिन देखें। इट रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज, इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को घटा देना, ठीक है, और मेंटेन करना। तो अगर डायटरी ग्लूकोज आया, भोजन में हम स्टार्च खाए, है ना, यानी रोटी चावल ये सब खाए, तो अगर हम स्टार्च कंज्यूम करते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद ये ग्लूकोज बढ़ेगा, तो इतना भारी मात्रा में ग्लूकोज, और ग्लूकोज को घटाएगा क्या, बॉडी से बाहर निकाल देगा? नहीं। तो ये क्या करेगा, कैसे करेगा? इट enables the hepatocytes, और हिपैटो मतलब लीवर, साइट मतलब सेल, आगे आप समझदार हैं। hepatocytes, it enables the hepatocyte and muscle cells to absorb
and store glucose as glycogen. तो यदि ब्लड में से ग्लूकोज को लेकर एब्जॉर्ब कर लिया जाए और स्टोर कर लिया जाए तो फ्री ग्लूकोज ब्लड में अपने आप घट जाएगा. दिस इज हाउ इंसुलिन वर्क्स. ठीक है. If insulin deficiency occurs, then long standing of high glucose in blood takes place. Condition is called diabetes mellitus, शॉर्ट में DM. अगर लंबे समय तक ब्लड में भारी मात्रा में ग्लूकोज जमा हुआ रहा तो इस कंडीशन को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं. ठीक है. तो ये एक फिजियोलॉजिकल एरर है जिसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं. ऑर्गन धीरे धीरे वीकनिंग होता है, ऑर्गन वीकनिंग होता है, न्यूरोमस्कुलर लॉसेस होते हैं, न्यूरॉन का लॉस, मसल का लॉस, आई डैमेज एटसेट्रा, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं. यानी जितने भी आप डिजीजेस के नाम सुने ये सभी वाइटल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड. हार्ट, किडनी, ब्रेन, फिर मसल्स एंड द आईज, दीज आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ये वीक हो जाएंगे, इनमें डैमेज होता है. सो इफ लॉन्ग स्टैंडिंग अनमैनेज्ड डायबिटीज मेलिटस इज देयर देन दिस कैन हैपन. तो उतना डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतना बता के चलें कि अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी हुई तो डायबिटीज मेलिटस की शिकायत होती है. और इस कंडीशन को ग्लूकोज ब्लड में लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहा, इसी को हम लोग डायबिटीज मेलिटस कहते हैं. और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये इसको हम लोग एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय appearance of glucose in urine. यूरिन में जब ग्लूकोज आने लगे तो उस कंडीशन को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं. अगर नेफ्रॉन का फंक्शन याद है तो पीसीटी काम क्या करता है आप देखे होंगे. जितना भी फ्लूइड का पार्ट ब्लड में से निकल के ग्लोमेरुलस लेवल पे आता है तो ग्लोमेरुलस से जैसे ही फिल्ट्रेट आगे की ओर बढ़ता है, उस फ्लूइड को फिल्ट्रेट कहते हैं ना, जैसे ही फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, पीसीटी जिस पर ब्रश बॉर्डर क्यूबार्टल एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे निकले हुए होंगे माइक्रोविलाई, उनके मदद से वो रीअब्सॉर्ब करते हैं. बट देयर इज अ लिमिट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज. तो कैलकुलेशन के मुताबिक अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड से अधिक ग्लूकोज हो गया ब्लड में तो उससे ज्यादा ग्लूकोज को पीसीटी रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकता. उससे ज्यादा जो होगा उसको छोड़ देगा फिल्टर. 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ही ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करेगा, उससे ज्यादा अगर ग्लूकोज होगा उसको छोड़ देगा. तो आगे कहीं उसका एब्जॉर्प्शन होना नहीं है तो पीसीटी से लुंगड़ते हुए कहां आएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा मेनले, फिर लूपा मेनले, फिर असेंडिंग लिम्ब, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, बॉडी में से बाहर निकल जाएगा. तो इस तरीके से ग्लूकोज यूरिन में अपीयर होने लगेगा एंड दैट कंडीशन इज डायबिटीज मेलिटस. ये प्रूफ करता है. और जब डायबिटीज इंसिपिटस पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि देखिए दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसुपिटस। उसमें भी वॉल्यूमिनस यूरिन होता है, इसमें भी वॉल्यूमिनस यूरिन होता है, दोनों में पॉलीयूरिया यानी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा। बट डायबिटीज मेलिटस the urine will be associated with glucose, पर इंसुबिटस में वॉल्यूमिनस यूरिन होगा, ग्लूकोज नहीं। ओके, सो दिस वाज द इंसुलिन। अब ग्लूकागॉन, तो इंसुलिन क्या कर रहा है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाते जा रहा है। अगर एक्सेसिव ग्लूकोज डाउन हो गया तो फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए एनर्जी लेवल कम हो जाए, क्योंकि ब्रेन से लेके बॉडी के हर एक सेल का प्राइमरी फूड है ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज की कमी हो गई, ब्रेन से लेके दूसरे सभी सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में ग्लूकागॉन को एक्शन में आना पड़ेगा और ये सीक्रेट होगा इसी ट्रिगर से, और ये फिर से ग्लाइकोजन को ब्रेक करके मसल में और लिवर में प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज लिवर में से बाहर आएंगे और बॉडी के ब्लड में सर्कुलेट करने लगेंगे, तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो। तो ग्लूकागॉन, व्हेन ब्लड ग्लूकोज falls too much, then it triggers breakdown of glycogen and formation of glucose. This glucose comes out in blood and its level is maintained. ये है ग्लूकागॉन का एक्शन। So we find, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोटेड बाई। So we find that there are two pairs of hormones working against each other, एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। पहला पेयर है कैल्सिटोनिन पैराथ्रोमोन, दूसरा पेयर इंसुलिन ग्लूकागॉन। क्या तीसरा पेयर भी है? आप लोग के आंख के सामने है। The third pair is somatotropin, somatostatin, एक दूसरे के एंटी काम करता है, याद रखिएगा। ये जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा करके आता है, ध्यान दीजिएगा। एंडोक्राइन सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे ओवरलैप करते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहीं से पूछने का ज्यादा स्कोप बनता है।
अच्छे से याद रखने का एक सिंपल तरीका है, खुद पढ़ लीजिए बढ़िया से, आपको लग रहा है कि आपको याद हो गया, लिखने की कोशिश कीजिए सीक्वेंस में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे। तो पूरा लिख लिए, आपको लगा कि हम पूरा लिख चुके, एक बार कॉपी से मिला लीजिए या किताब से जहां से पढ़ के आप उसको लिख रहे हैं मिला लीजिए, देखिए क्या क्या छूटा। तो जो चीज छूट गया दैट इज द पॉइंट, वहीं पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, देयर यू हैव टू वर्क हार्ड। और जहां बार बार आप भूल जा रहे हैं, यानी ये आपको याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती, उसी पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। बाकी जो आसानी से याद है वो तो आपका हो चुका, उस पर आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं। अधिकतर केस में स्टूडेंट जब रिवीजन करने बैठते हैं तो जो उसको याद है उसी को दोहराता है, सोचता है वाह आज हम बहुत पढ़े। ये खुद को बेवकूफ बनाना है। आपको फाइंड आउट करना होगा कि आप भूलते कहां पर है, एंड यू हैव टू हिट एट दैट। समझ गए? हो चुका? हो गया? तो लगे आज सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोट्रोपिन ये सारी बातें भी हम लोग समझ गए, तो उसको रिपीट ना करते हुए अब हम लोग आते हैं अगला ग्लैंड, यह है एड्रिनल। लोकेशन, लोकेशन ऑन द किडनी, बात नहीं। तो कितने होंगे? 2 किडनी, इसलिए ये 2 भी होगा, 2 इन नंबर। दूसरी खास बात, it has 2 parts, outer, inner. Called cortex, called medulla. Cortex secretion of hormones, एड्रिनालिन, या इसी को कहते हैं इपिनेफ्रिन, एंड नॉर एड्रिनालिन, या इसी को कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। मेडिकल साइंस में इसी को नॉर एड कहा जाता है, नॉर एड। मेडुला, सिक्रीशन, एक मिनट उल्टा हो गया, अब सही हो गया। एरो ऐसे ऐसे कर दीजिए, रोक नहीं, हम देखे नहीं, ऐसे ऐसे एरो कर दीजिए। कॉर्टेक्स सिक्रेशन कॉल्ड
कॉर्टिकॉइड्स, इनके सिक्रेशन को कॉर्टिकॉइड कहते हैं। और ये कॉर्टिकॉइड 3 तरह के होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल कॉर्टिसोल। दूसरे प्रकार का हार्मोन ये कहलाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसका एग्जाम्पल एल्डोस्टेरोन। और तीसरा 6 कॉर्टिकॉइड। इसके लिए कोई डेफिनेट नाम नहीं। इस तरह से ऑल टुगेदर हम लोग 5 सेट्स ऑफ हार्मोन्स इससे देखते हैं। ये ग्रुप्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स, एग्जाम्पल के रूप में कॉर्टिसोल। मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, इसमें एग्जाम्पल के रूप में वैसोप्रेसिन, ये क्या कहते हैं एल्डोस्टेरोन एटसेट्रा। ठीक है। और इधर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और उधर नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन।